हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस वाले चैप्टर को हम स्टार्ट कर चुके हैं और इस वाले चैप्टर से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए। उसमें हमने जो सबसे फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया था वो था हमारा व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, जिसके अंदर हमने उसके सारे फंक्शंस को स्टडी किया था, जिसमें ये चीजें थी कि हमें इलेक्शन की नीड क्यों होती है, हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। एंड देन उसके बाद हमने और भी बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट किए थे। जैसे हमने ये किया था कि जो इलेक्शन है उसमें जो कंपटीशन है, कंपटीशन का क्या रोल है, क्या कंपटीशन हर जगह सही होते हैं या फिर उसका कुछ बैड इफेक्ट भी पड़ता है। इन सारे टॉपिक्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वाली वीडियो में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं हमारा नया टॉपिक क्या है। तो देखिए, आज वाले इस चैप्टर में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है। हमने इलेक्शन के नीड्स के बारे में पढ़ा, उसके फंक्शंस के बारे में भी पढ़ा कि इलेक्शन की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमने कॉम्पिटिशन भी पढ़ा। ठीक है, जो इलेक्शन होते हैं कि वो हर जगह हमारे लिए पॉजिटिव ही इफेक्ट डालते हैं या फिर उसका कुछ नेगेटिव भी इफेक्ट पड़ता है। एंड उसके बाद आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्शन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो इन चीजों को आज हम इसमें कवर करेंगे कि जो एक इलेक्शन की पूरी प्रोसेस होती है वो क्या होती है। किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में जो इलेक्शन कराए जाते हैं या इलेक्शन होते हैं वो कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली चीज होती है ना इलेक्शन के अंदर, वो क्या चीज होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि अब इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं या फिर नेक्स्ट ईयर या फिर आफ्टर 5 ईयर आफ्टर इलेक्शन होने वाले हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली चीज होती है ना इलेक्शन की प्रोसेस के अंदर, जो फर्स्ट चीज होती है वो होती है इलेक्शन अनाउंसमेंट। जब तक इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं होगी तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कंट्री में इलेक्शन होने वाले हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो सारी प्रोसेस है इनको अनाउंसमेंट जो करता है वो कौन करता है, कौन इलेक्शन की अनाउंसमेंट करता है कि इलेक्शन होने वाले हैं हमारी कंट्री में, कितने टाइम बाद होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले हमें क्या पता चलेगा, इलेक्शन अनाउंसमेंट। सबसे पहले इलेक्शन की अनाउंसमेंट होती है कि हमारी कंट्री में या किसी भी अदर कंट्री में क्या होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं। एंड देन होता है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाती है तो उसके बाद हम इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट होता है उसको सिलेक्ट करते हैं कि इलेक्शन के अंदर कौन कौन कैंडिडेट जाएंगे, किस किस पोस्ट पर जाने वाले हैं। एंड जब मान लो हमने अनाउंसमेंट भी हो गई, कैंडिडेट को भी सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद क्या होगा, वो जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं उनका नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। नॉमिनेशन फॉर्म क्या होता है, इन सभी चीजों को आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब यहाँ समझ लो कि फर्स्टली जो चीज होती है क्या आती है एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या चीजें स्टार्ट चलती रहती हैं। नॉमिनेशन फॉर्म होता है, मान लो नॉमिनेशन फॉर्म भी फिल हो गया, उसके बाद होता है अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल। सभी लोगों को, जो भी कैंडिडेट है उनको एक सिंबल अलॉट किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन होते हैं हमारी कंट्री में, स्टेट में, तो सब लोग अपना एक सिंबल बताते हैं। जैसे कोई बोर्ड है, किसी का पेन है, किसी की चेयर है, किसी का हाथ, जैसे बीजेपी का कमल, कांग्रेस का वाम, ये सारे क्या है, इलेक्शन सिंबल है। तो हम उसी सिंबल पे जाकर क्या करते हैं, वोट डालते हैं। इशुएंस ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो बाय पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टी है होती है वो उन्हें एक इलेक्शन मैनिफेस्टो प्रोवाइड कराती है। इलेक्शन कैंपेनिंग, एंड देन स्टार्ट होती है इलेक्शन कैंपेनिंग, जो हमने अपनी गलियों में भी देखी होगी, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में रैली बोलते हैं। तो उसके बाद स्टार्ट होती है इलेक्शन कैंपेनिंग। आफ्टर इलेक्शन कैंपेनिंग, जब कैंपेनिंग हो जाती है, फिर डे आ जाता है हमारा वोटिंग डे, जिस दिन क्या होने होते हैं हमारे वोट। अब मान लो वोट भी हो गए, लोगों ने वोट भी डाला, वोट के बाद क्या होगा, वोट के बाद होगा काउंटिंग ऑफ वोट्स। जो वोट्स हमने डाले हैं अब उनको काउंट किया जाएगा। एंड देन उनको काउंट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि जिसके सबसे ज्यादा वोट है वो ही कैंडिडेट जीत गया है। और वो कैसे पता चलेगा, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। सबसे लास्ट में जो प्रोसेस की जाती है वो होती है हमारी रिजल्ट को डिक्लेयर करने की। रिजल्ट हमारा डिक्लेयर किया जाता है सबसे लास्ट में। वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद में वोटिंग के बाद में जो वोट्स है हमारे उनको काउंट किया जाता है। वोटिंग के काउंट के बाद में जो हमारा इलेक्शन रिजल्ट है उसको डिक्लेयर किया जाता है, इलेक्शन के रिजल्ट को। तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी या फिर कौन सा कैंडिडेट इस बार इलेक्शन में जीता है। देखो, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब यह है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर इलेक्शन की क्या प्रोसेस होती है, सबसे पहले इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चूज किया जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, एक एरिया है,
इस एरिया को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये एक कंस्टिट्यूंसीज हो गई, ये दूसरी कंस्टिट्यूंसीज हो गई, ठीक है, ये तीसरी कंस्टिट्यूंसीज हो गई, ये फोर्थ। तो इस टाइप से कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो हमारी कंट्री होती है वो डिवाइड की जाती है, और हर एक कंस्टिट्यूंसीज में एक या उस एरिया के अकॉर्डिंग सीट्स को रखा जाता है। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक सीट होती है, ठीक है, हर कंस्टिट्यूंसीज में एक एक सीट है। तो सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। जब तक हम एरिया डिवाइड नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसीज नहीं डिवाइड करेंगे, तो इलेक्शन वहां पर कंडक्ट कैसे किए जाएंगे, क्योंकि उसी कॉन्स्टिट्यूंसीज के बेस पर तो हमारे इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है, उसी कॉन्स्टिट्यूंसीज के बेस पर हमारे इलेक्शन होते हैं और उनको जो सीट्स है वो प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन क्या होती है, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है हमारे उसका फॉर्मेशन किया जाता है, उनको डिवीजन किया जाता है। एंड देन क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट। अब देखिए वोटर लिस्ट क्या होती है, वोटर लिस्ट वो उन लोगों की लिस्ट होती है जो लोग वोट डालते हैं, जो लोग वोट डालते हैं उनकी लिस्ट को वोटर लिस्ट बोला। देखिए हर साल कुछ लोग ऊपर चले जाते हैं, मतलब कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो न्यू ज्वाइनिंग होते हैं। अगर सेम वोटर लिस्ट हमारे पास में रहेगी तो हम न्यू पर्सन को ऐड कैसे करेंगे, और जो पर्सन अब नहीं रहे हैं उनको रिमूव कैसे करेंगे। तो इसलिए जब भी इलेक्शन होते हैं तो हर बार एक वोटर लिस्ट रेडी की जाती है, उस वोटर लिस्ट में कुछ नाम न्यू ऐड हो जाते हैं और कुछ नाम उसमें से रिमूव कर दिए जाते हैं। तो इसलिए वोटर लिस्ट को प्रिपेयर करना जरूरी होता है बहुत। डिक्लेरेशन ऑफ डेट ऑफ पोलिंग, फिर उसके बाद पोलिंग डे जो होता है वो डिक्लेयर किया जाता है। पोलिंग डे का मतलब होता है जिस दिन इलेक्शन होने हैं उस डे को पोलिंग डे बोला जाता है। नेक्स्ट है फिलिंग और नॉमिनेशन फॉर्म, फिर नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया जाता है। फिर सिक्योर यूनिटी ऑफ नॉमिनेशन, उसमें ये चेक किया जाता है कि जो लोग सही, देखो हम नॉमिनेशन का मतलब होता है एक एक कैंडिडेट को टिकट देना, ठीक है, जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनको टिकट मिलती है एक, कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ क्राइम किए होंगे जो इलिजिबल नहीं होंगे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, तो उन लोगों को बाद में विड्रॉ कर दिया जाता है, उन लोगों को निकाल दिया जाता है। नॉमिनेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, फिर उन लोगों का विड्रॉ किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। एंड उसके बाद होता है विड्रॉ ऑफ नॉमिनेशन, इलेक्शन कैंपेनिंग, देन स्टार्ट होती है इलेक्शन कैंपेनिंग। यहाँ पर सिक्योरिटी जमा करते हैं जो लोग नॉमिनेशन करते हैं, एंड देन पोलिंग इलेक्शन डे, और फिर फाइनली आ जाता है इलेक्शन कैंपेनिंग के बाद हमारा पोलिंग डे, जिस दिन हमारे इलेक्शन होने हैं। एंड उसके बाद कई बार क्या होता है, इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ती है तो रीपोलिंग भी हो जाती है, मतलब एक बार वोट हो गए, उसके बाद हमें नीड थी या वो सही नहीं हुए, कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद दोबारा से इलेक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट है काउंटिंग ऑफ वोट्स, एंड बाद में फिर क्या होता है वोट की काउंटिंग, वोट की काउंटिंग के बाद फिर सेम वही डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, एंड फाइनली जो प्रोसेस है वो हमारी डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की है। वोट को काउंट किया जाएगा, वोट की काउंटिंग के बाद में जो हमारा रिजल्ट है उसको डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ना हमारी पूरी, ये हमारी प्रोसेस है किसी भी इंडिया के अंदर जहां भी इलेक्शन होते हैं, इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री के अंदर क्या किए जाते हैं, इलेक्शन किए जाते हैं। तो ये एक हमने बेसिक सी प्रोसेस पढ़ी थी कि किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में जो इलेक्शन कराए जाते हैं वो किस प्रोसेस किस प्रोसेस के थ्रू कराए जाते हैं, सबसे पहले किया जाता है, एंड उसके बाद आफ्टर दैट ये सारी चीजें हम लाइन से पढ़ ले कि सबसे पहले इलेक्शन के अंदर क्या चीजें होती हैं। तो अब हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अगर हम बात करें कि इंडिया जैसी कंट्री में या हमारी कंट्री में जो इलेक्शन है, वो जो सिस्टम है, कैसा है इलेक्शन का सिस्टम, किस टाइप से इलेक्शन होते हैं, कैसे इलेक्शन किए जाते हैं। क्या नॉर्मली सारे लोग आएंगे वोट डालने, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मतलब कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो इन सभी चीजों को हम डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए हम व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का जो सिस्टम है वो कैसा है। इन इंडिया, इंडिया के अंदर इलेक्शन आर कंडक्ट फॉर टू प्राइमरी लेजिस्लेटिव बॉडी। इंडिया के अंदर इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है टू प्राइमरी लेजिस्लेटिव बॉडी में। जो फर्स्ट बॉडी होती है उसको हम लोकसभा बोलते हैं। देखो इंडिया के जैसी कंट्री के अंदर दो टाइप से इलेक्शन किए जाते हैं, एक लोकसभा इलेक्शन होते हैं और दूसरे हमारे विधानसभा इलेक्शन होते हैं, या फिर हम इसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोल सकते हैं, हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। तो इंडिया जैसी कंट्री में दो टाइप से इलेक्शन होते हैं, एक है हमारा लोकसभा इलेक्शन और दूसरा है हमारा विधानसभा इलेक्शन, जिसको हम लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल बोल सकते हैं और विधानसभा को हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोल सकते हैं।
These election occur regularly every 5 year, और इन दोनों ही विधानसभा और लोकसभा के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो हमारे एवरी 5 ईयर में होते हैं, मतलब हर 5 साल बाद हमारे इलेक्शन वहां पर कॉन्टेस्ट किए जाते हैं। मार्किंग द एंड ऑफ टर्म फॉर ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और उसमें मार्क किया जाता है एंड लास्ट में जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है फिर वो हमारी गवर्नमेंट को रूल करते हैं। अब देखो इलेक्शन को किस तरीके से किसी भी कंट्री में किया जाता है। जो जनरल इलेक्शन, देखिए जनरल इलेक्शन क्या होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन को जनरल इलेक्शन बोला जाता है। किसके इलेक्शन को, लोकसभा के इलेक्शन को क्या बोला जाता है, जनरल इलेक्शन। जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल इलेक्शन। देखिए कैसे होते हैं, इन इंडिया आर हेल्ड सिमल्टेनियसली अक्रॉस ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ईदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज। ड्यूरिंग दीज इलेक्शंस वोटर कास्ट देयर बैलेट्स to choose their representative at both the national and state level। इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जो इलेक्शन हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कराए जाते हैं, ठीक है, सेम डे भी हो सकते हैं और विद इन कुछ डे भी, कुछ दिनों में भी हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन किए जाते हैं। जरूरी नहीं है पूरी कंट्री में। ये जो लोकसभा के इलेक्शन है ये मेनली पीएम के लिए किए जाते हैं, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन है तो पूरी कंट्री के अंदर किए जाते हैं, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन पूरी कंट्री के अंदर एक बार में किए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि इंडिया जैसे, देखो इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है तो एक दिन के अंदर पूरी कंट्री में इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं है, तो ये कुछ चरण में होते हैं। कुछ एरिया में आज हो गए, कुछ एरिया में कुछ टाइम बाद होंगे, फिर उसके बाद बाकी अदर जो बचे हुए एरिया उनमें कुछ टाइम बाद इलेक्शन किए जाएंगे। तो ये इलेक्शन एक दिन में या फिर कुछ दिनों में कराए जा सकते हैं। और इन दिन में जो ये इलेक्शन होते हैं वोटर कास्ट देयर बैलेट, जो वोटर्स होते हैं वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने के लिए वो जो भी उसका सिंबल है उसको प्रेस करते हैं और उसके बाद वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लेते हैं। ये नेशनल और स्टेट लेवल्स दोनों पे ही किए जाते हैं। ये होता है हमारे जनरल इलेक्शन। जो नॉर्मली इलेक्शन है जो हम देखते हैं ना उसको जनरल इलेक्शन बोला जाता है। वो पीएम के भी होते हैं और सीएम के भी होते हैं, मतलब स्टेट और नेशनल दोनों लेवल्स पर हमारे जनरल इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। हम जनरली जो इलेक्शन हमने देखे हैं ना अभी तक वो सारे के सारे ही क्या है, वो जनरल इलेक्शन होते हैं, ठीक है। जो नॉर्मली इलेक्शन होते हैं जिसके थ्रू हम अपने वोट डालते हैं और वोट के थ्रू किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को जब हम चूज करते हैं तो वो क्या होते हैं हमारे, वो हमारे जनरल इलेक्शन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट हमारा बाय इलेक्शन। अब देखिए जनरल इलेक्शन तो हमें समझ आ गया कि जो नॉर्मली इलेक्शन होते हैं वो हमारे जनरल इलेक्शन है जिसके थ्रू हम पीएम वगैरह चूज करते हैं। जनरल इलेक्शन लोकसभा के इलेक्शन को भी बोला जाता है। अब बाय इलेक्शन क्या है, देखिए बाय इलेक्शन है अकर्स व्हेन अ वैकेंसी इन अ कंस्टिट्यूएंसी अराइज ड्यू टू द डेथ और रेजिग्नेशन। इन 2 पॉइंट्स वर्ड्स पे फोकस करना, डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ सिटिंग मेंबर इन सच अ केसेस ओनली दैट स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंसीज कंडक्ट्स एन इलेक्शन टू फुलफिल देयर वैकेंट सीट। अब मान लो किसी स्टेट में, यूपी ले लो, अब वहां पर जो लीडर था डेथ हो गई या इन केस उसने रिजाइन दे दिया। अब यहाँ पे 2 केस बनते हैं, एक तो डेथ का केस बनता है, दूसरा रिजाइन का। वो रेजिग्नेशन दे देता, किसी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से उसको रिजाइन देना पड़ा, वो अपनी पोस्ट को छोड़ दिया। अब वो जो सीट थी, वो जो पोस्ट थी वो खाली है, वैकेंट है। उस सीट पर जो आकर बैठ सके, जो आगे काम कर सके, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है। तो कुछ टाइम के लिए वो सीट खाली हो गई। अब लॉन्ग टाइम के लिए तो ऐसे छोड़ नहीं सकते। मान लो कोई गवर्नमेंट में इलेक्शन हुए थे और उस पर्सन ने सिर्फ 1 साल ही उस पर रूल किया है। कितने साल रूल किया है? सिर्फ 1 ईयर रूल किया है। अब 1 ईयर बाद उसकी डेथ हो गई या फिर उसको किसी भी रीजन की वजह से रिजाइन देना पड़ता है। अब 1 साल बाद अभी 4 ईयर लेफ्ट है, 4 साल अभी बचे हुए हैं। तो उस 4 साल की वो जो सीट है वो तो वैकेंट हो गई, वो तो खाली हो गई ना। अब वो जो सीट खाली हुई है, अब उस सीट पे नया लीडर कौन बनेगा? नया लीडर कौन बनेगा? तो इसके लिए 6 महीने तक का टाइम होता है, 6 मंथ का टाइम पीरियड मिलता है, जिस 6 मंथ के टाइम पीरियड में हम दोबारा से इलेक्शन करा सकते हैं सिर्फ उसी एक वैकेंट सीट के लिए। जो एक सीट की वैकेंसी खाली है सिर्फ उसी एक पोस्ट के लिए हम दोबारा से इलेक्शन कराएंगे। और इस टाइप से जब दोबारा इलेक्शन होते हैं तो उसको बाय इलेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाय इलेक्शन। किसी की डेथ पे, किसी के रेजिग्नेशन पे जो वैकेंसी खाली हुई है उस वैकेंसी के लिए जब इलेक्शन कराए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है बाय
इलेक्शन। तो इंडिया जैसी कंट्री में दो टाइप के इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन, जो नॉर्मली इलेक्शन होते हैं वो जनरल इलेक्शन होता है, और जब किसी की डेथ के बाद या किसी के रिजाइन के बाद जो इलेक्शन करवाए जाते हैं उसको बोला जाता है बाय इलेक्शन। क्या बोला जाता है? बाय इलेक्शन। और ये कुछ 6 मंथ का टाइम पीरियड जो होता है उसके अंदर दोबारा करवाने होते हैं। जब तक वो सीट खाली है तो जो उसके ऊपर जो मेंबर होता है या जो लीडर होता है वो उस वाली वेकेंट सीट को रिजर्व कर लेता है और वो उस वाली सीट के अकॉर्डिंग रूल करता है। ठीक है, मान लो पीएम की सीट खाली है तो प्रेसिडेंट उसको अपने अंडर में लेगा और वो रूल करेगा, या फिर अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट को संभालेगा। तो इस टाइप से उनकी जब तक वो वैकेंट सीट फिल नहीं हो जाती तो वो जो लोग हैं वो उनकी सीट का जो काम है वो उसको करते हैं। ओके, तो ये थे हमारे बाय इलेक्शन। आई होप आपको जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन दोनों क्लियर हो गए होंगे। देखिए नेक्स्ट टॉपिक देते हैं। दिस इलेक्टोरल प्रोसेस एंश्योर दैट सिटीजन हैव द अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये जो इलेक्टोरल प्रोसेस होती है ना, इस इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जो सिटीजन होते हैं, लोग होते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके अपने अकॉर्डिंग एट रेगुलर इंटरवल। और कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद में, रेगुलर इंटरवल क्या है? एवरी 5 ईयर, contributing to the functioning of India's democratic system। रेगुलर इंटरवल कंट्रीब्यूटिंग, जो रेगुलर इंटरवल है वो उनको कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूशन होता है उसका कि वो उनके जो लीडर है डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर उनको लीडर को चूज करने में हेल्प करे। तो ये था हमारा इंडिया के अंदर जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है वो। ओके, नेक्स्ट है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं। सबसे पहले हम इसी वर्ड को समझते हैं कि जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो क्या होती है। तो चलिए देखते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है। जब भी हमारी कंट्री के अंदर, देखिए मान लो ये इंडिया है, ठीक है, क्या है ये इंडिया है। देखो वैसे तो मुझे इतना अच्छा आता नहीं है बट फिर भी आप समझ सकते हो मेरी फीलिंग्स को, ठीक है। तो मान लो ये इंडिया है। अब इंडिया को जो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं ना, लोकसभा के अकॉर्डिंग डिवाइड होती है, और लोकसभा की जो सीट्स हैं, लोकसभा के पास जो टोटल सीट्स है वो है 543। कितनी है? 543। देखिए इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज। इंडिया को बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। किस पर्पस से? इलेक्शन के पर्पस से। दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। और ये जो एरिया डिवाइड किए जाते हैं ना फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, ये जो एरिया फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किए जाते हैं, इन्हीं को बोला जाता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द वोटर्स लिविंग इन एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। और जो वोटर्स होते हैं वो हर एक एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, ठीक है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, हम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में पढ़ रहे हैं, साथ में उसके बाद ना हम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर लोकसभा इलेक्शन। जो इंडिया है वो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड है। Each constituency elect one member of parliament MP to represent them in the national पार्लियामेंट। अब चलिए देखते हैं। ये इंडिया है। अभी हमने ये पढ़ा कि इलेक्शन की जो पर्पस होता है, इलेक्शन के पर्पस से हम कंट्री को, इंडिया को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और इंडिया की जो लोकसभा है ना, लोकसभा के अंदर कितनी सीट्स है? 543 सीट्स है। कितनी सीट्स है? 543। तो जब इंडिया में इलेक्शन किए जाते हैं ना तो इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। ये जो पूरा इंडिया है, ये जो पूरी कंट्री है, इस पूरी कंट्री को किस में डिवाइड किया जाता है? 543, ठीक है। मान लो एक ये एरिया हो गया, एक ये एरिया हो गया, एक ये एरिया हो गया, एक ये पूरा एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, ठीक है। इस टाइप से पूरी कंट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? 543। और ये जो मैंने सर्कल बनाए हैं ना, ये क्या है? ये कंस्टिट्यूएंसीज है। क्या है? कंस्टिट्यूएंसीज है। तो इनको कैसे रिवीजन किया? जब भी एक पूरी कंट्री में इलेक्शन होते हैं, जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना, देखिए लोकसभा के इलेक्शन से हमेशा पीएम को चूज किया जाता है। अब देखिए हम पीएम को तो वोट देते नहीं है। क्या हम पीएम को वोट देते हैं? नहीं, हम लोग पीएम को वोट ना देकर हम लोग
एमपी को वोट देते हैं। किसको वोट देते हैं? एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हम लोग एमपी को वोट देते हैं जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। तो इसका मतलब ये है, जब भी पीएम को वोट होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम पीएम को वोट नहीं दे रहे, हम एमपीज को वोट दे रहे हैं। और जिस पार्टी के जितने ज्यादा एमपी चूज किए जाएंगे, जिस पार्टी के जितने एमपी को वोट दिया जाएगा और जितने मेजोरिटी ऑफ दी अगर उस पार्टी के है, तो वो ही हमारा उसी पार्टी का क्या बनेगा? पीएम बनेगा। तो यहाँ 543 क्या होता है हमारे, ये जो 543 हैं ये हमारे एमपीज हैं। और इन 543 एमपीज में से जिस भी पार्टी के एमपी सबसे ज्यादा होंगे उसी पार्टी का फाइनली क्या बनेगा? पीएम बनेगा। हम जिनको चूज करते हैं ना, वो लोग जाके सीधा पार्लियामेंट में बैठते हैं क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। मान लो जो वैसे मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूं, बट फिर भी मान लो कोई पार्टी ए है, ठीक है, नाम ही नहीं लिखते किसी भी पार्टी का। मान लो कोई पार्टी ए है, तो पार्टी ए के जो एमपी थे उनको सबसे ज्यादा वोटिंग मिली है, ठीक है, सबसे ज्यादा वोटिंग मिली है, मतलब सीट्स जो है सबसे ज्यादा किसकी है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किस पार्टी की? पार्टी ए की। पार्टी ए की मान लो 275 सीट्स मिली हैं, ठीक है, 275 सीट्स मिली हैं पार्टी ए की। तो एमपी किसका बनेगा? एमपी भी पार्टी ए का ही बनेगा। क्यों? ठीक है, पीएम भी पार्टी ए का ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इस पार्टी के जो एमपी मेंबर थे वो सबसे ज्यादा इसी पार्टी को चूज किए गए हैं। तो सीट्स जो थी ना सबसे ज्यादा किस पार्टी को मिली है? सबसे ज्यादा सीट पार्टी ए को मिली है। तो पीएम भी किसका बनना चाहिए? पार्टी ए का ही बनना चाहिए। तो ये कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं, हर एक कंस्टिट्यूएंसीज में एक लीडर खड़ा होता है और हर एक लीडर पे, ठीक है, हर एक लीडर की जो सीट होती है उसमें खड़ा होता है और जिस भी पार्टी का जो लीडर होता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पार्टी ए का लीडर खड़ा हुआ है, यहाँ पार्टी बी का खड़ा होगा, ठीक है, पार्टी ए का, यहाँ पार्टी बी का है, पार्टी सी का। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, यहाँ लिख देती हूँ, चलो, ये मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो इस एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हर पार्टी के मेंबर्स खड़े हो सकते हैं, चाहे वो पार्टी ए का हो, पार्टी बी का, सी का, डी का, ई का, एफ का। हर पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे या जो कैंडिडेट होंगे, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं बोल सकते, वो तो हम चूज करते हैं, हर कैंडिडेट खड़ा होगा, इनमें हर पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होगा, क्योंकि इनमें से ही तो कोई एक जीतेगा। हर पार्टी के कैंडिडेट खड़े होंगे हर कंस्टिट्यूएंसी से, बट जीतेगा कोई एक ही। मान लो यहाँ पर कौन जीत गया? पार्टी डी। यहां से पार्टी डी जीत गई, यहां से पार्टी बी जीत गई, यहां से सी जीत गई, यहां से ए जीत गई, ठीक है। अब इनमें से सबसे ज्यादा जिसकी सीट होंगी, मान लो इन पूरी कंट्री में से जो सबसे ज्यादा सीट्स मिली हैं वो मिली है पार्टी डी को। तो पीएम किसका बनना चाहिए? क्योंकि इंडिया का सिंपल सा रूल है, जिसके सबसे ज्यादा वोट है इलेक्शन में लीडर भी उसी का बनेगा। तो सबसे ज्यादा जो वोट मिले हैं वो किसे मिले हैं? पार्टी डी को। सबसे ज्यादा वोट पार्टी डी को मिले तो इलेक्शन में जीता भी वही पीएम भी उसी का बनता है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर आ गई। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है? छोटे छोटे जो एरिया डिवाइड किए जाते हैं ना इलेक्शन के लिए, उसी को हम कंस्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। सिंपल और बिल्कुल सीधे और साधारण से शब्दों में जो हम कुछ एरिया डिवाइड कर देते हैं उन एरिया को ही इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज बोला जाता है। और वो इसलिए डिवाइड किए जाते हैं क्योंकि वहां पर इलेक्शन, देखो अब पूरी कंट्री में एक बार में इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो हम इनको कुछ छोटी छोटी कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं। मान लो आज सिर्फ इतनी कंस्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन हो गए, कल इधर की कंस्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन होंगे, नेक्स्ट डे इधर की, फिर इधर की। तो इस टाइप से इलेक्शन कराए जाते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। क्लियर है ये सारी चीजें? ये तो लोकसभा इलेक्शन के थे कि जब भी लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो इस टाइप से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाता है। और ये नहीं है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड हो तो पूरी कंट्री में एक बार इलेक्शन हो जाएंगे, नहीं, कुछ चरणों में किए जाते हैं, कुछ स्टेप्स में होते हैं। जैसे कुछ स्टेट में आज हो गए, कुछ स्टेट में 10 दिन बाद होंगे, कुछ स्टेट में 15 दिन बाद होंगे। तो इस टाइप से उनको कुछ स्टेप बाय स्टेप उनको डिवाइड कर दिया जाता है और कुछ टाइम पीरियड में हर जगह के इलेक्शन खत्म हो जाते हैं। जब सारी जगह के इलेक्शन खत्म हो जाते हैं देन उसके बाद उसकी काउंटिंग होती है और रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है। तो ये चीजें कंप्लीट हो गई होंगी, आपको क्लियर हो गई होंगी ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो जो लोकसभा से जो लीडर्स चूज किए जाते हैं उनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर बैठते हैं। अब मान लो, अब हमको एक स्टेट लेते हैं, ये मान लो ये एक स्टेट है यूपी,
ठीक है, यूपी स्टेट ले लेते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, जो हर पूरी कंट्री में जितने भी स्टेट है ना, तो वहां पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लोकसभा की सीट्स डिवाइड होती है। टोटल 543 सीट्स है, बट जहां ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर अलग से सीट कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड, जैसे यूपी के अंदर टोटल 80 सीट्स है लोकसभा की। ठीक है, यहां लिख देती हूँ, लोकसभा की यूपी के अंदर जो सीट्स है वो कितनी है, 80 सीट्स है। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये चलता है। जैसे गोवा छोटा सा स्टेट है बट वहां पर सिर्फ 2 ही सीट्स है, दिल्ली भी बहुत छोटी है बट यहाँ पर कितनी है, 7 सीट्स है। तो ये मेजर ये नहीं करता कि एरिया कितना बड़ा है, ये मेजर ये करता है कि पॉपुलेशन कैसी है। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको बनाया जाता है। अब यहाँ स्टेट के अकॉर्डिंग देखें, स्टेट लेजिस्लेटिव के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, कि जो स्टेट की जो सीट्स होती है ना वो वेरी स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। जो स्टेट ज्यादा बड़ा है या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहां पर ज्यादा सीट्स होंगी, जो स्टेट छोटा है वहां पर कम सीट्स होंगी। तो जो स्टेट की सीट्स होती हैं वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं। बट हर स्टेट में भी कुछ अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। स्टेट भी तो छोटा थोड़ी होता है यार, स्टेट भी काफी बड़ा होता है। तो जब भी स्टेट के इलेक्शन होते हैं तो स्टेट को भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। अब स्टेट भी देखिए कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड है, इनको बोला जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जो लीडर चूज किए जाते हैं उनको क्या बोला जाएगा, एमपी। तो सीधा एमपी से तो पीएम को चूज किया जाता है। और स्टेट से क्या बनता है हमारा, स्टेट से बनता है हमारा सीएम। और सीएम बनने के लिए हमें किसको वोट देना पड़ता है, राइट, सीएम को तो वोट देते नहीं है। तो इसके लिए हमें चूज करना पड़ता है एमएलए को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसको क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर विधानसभा में जो लोग जाकर बैठते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एमएलए। क्या बोला जाता है, एमएलए। तो जो स्टेट है, स्टेट में भी इस टाइप से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं और इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से एमएलए को चूज किया जाता है। तो सिंपल सी वही चीज है कि जिस पार्टी के एमएलए जितने ज्यादा होंगे सीएम भी उसी पार्टी का बनेगा, मान लो। और यहाँ पर भी हर पार्टी के जो एमएलए होंगे वो खड़े होंगे। ठीक है, हर पार्टी का एमएलए खड़ा होगा, बट वही है कि वोट जिसको ज्यादा मिलेंगे वो उस जगह से जीत जाएगा। मान लो ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 4 एमएलए खड़े थे। कितने लोग खड़े थे, 4 थे। अब 4 में से जो थर्ड वाला था उसको सबसे ज्यादा वोट मिले, जो थर्ड नंबर पे था वो जीत गया। और पूरे एरिया से मान लो थर्ड नंबर का ही जो पार्टी जो थर्ड नंबर की थी ये थी पार्टी बी। पार्टी बी के लोग पूरे स्टेट से जीत गए। तो जो हमारा सीएम है वो किसका बनेगा, जो सीएम है वो भी किसका बनेगा, पार्टी बी का बनेगा। आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा असेंबली। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, इनकी जो सीट्स होती है वो फिक्स नहीं होती हैं, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। जैसे यूपी है, यूपी के अंदर 430 सीट्स होंगी। ठीक है, कितनी सीट्स होंगी यूपी के अंदर, 430 आई गेस 4 सीट्स है। ठीक है, तो इनकी मेजोरिटी कितनी होगी, इनकी जो मेजोरिटी होगी आप 202 ले सकते हो। क्लियर है, तो जो मेजोरिटी जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग जो वहां का लीडर है वो चूज किया जाएगा। आई होप आपको स्टेट लेजिस्लेटिव और लोकसभा के दोनों ही इलेक्शन क्लियर हो गए होंगे, समझ में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, देखिए लोकसभा इलेक्शन इंडिया को डिवाइड किया जाता है कितने, 543 कंस्टिट्यूएंसीज में फॉर लोकसभा इलेक्शन। किसके लिए, लोकसभा के इलेक्शन के लिए, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इस कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट्स 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और हर एक कंस्टिट्यूएंसी से हम एक मेंबर को चूज करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जिसको शॉर्ट में एमपी बोला जाता है, टू रिप्रेजेंट देम इन द नेशनल पार्लियामेंट, जो खुद को रिप्रेजेंट करते हैं कहा, नेशनल पार्लियामेंट में। असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी। ईच स्टेट इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली। हर स्टेट को में कुछ स्पेसिफिक नंबर होते हैं जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे जो वोटर्स होते हैं इन दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, और यहाँ के जो वोटर्स होते हैं वो इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं और उनको बोला जाता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्ट में इनको एमएलए बोला जाता है। Each parliamentary constituencies comprise several assembly constituencies। जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं इसके ही जैसी बहुत सारी क्या होती है हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। पार्लियामेंट तो एक ही है जो सीधा
दिल्ली के अंदर है, और सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसी हर स्टेट में होती है, जिसको विधानसभा बोलते हैं। नेक्स्ट है लोकल बॉडी इलेक्शन। सिमिलर प्रिंसिपल अप्लाई टू इलेक्शन फॉर द पंचायत। यही जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाले होते हैं यही अप्लाई होते हैं हमारे पंचायत में, विलेज काउंसिल्स में और म्युनिसिपैलिटीज अर्बन लोकल बॉडीज में। विलेज एंड टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड वार्ड्स। अब देखिए यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड था, क्योंकि जो यूनिट थी ये एक बिग यूनिट थी, बड़ी यूनिट थी, बट लोकल बॉडी और अर्बन बॉडी ये दोनों तो बहुत ही छोटी स्मॉल यूनिट है, तो इनको हम कंस्टिट्यूएंसीज नहीं बोल सकते, इनको हम बोलते हैं वार्ड नंबर। देखा होगा ना, वार्ड नंबर बोला जाता है, यहाँ से चूज किया जाता है निगम पार्षद वगैरह को, और जिस सीट से जितने ज्यादा निगम पार्षद चूज किए जाएंगे तो उसी का मेयर बनेगा। जिस पार्टी के निगम पार्षद सबसे ज्यादा होंगे उसी पार्टी का आगे जाकर क्या बनेगा, मेयर बनेगा। ये होता है हमारी लोकल बॉडी में, पंचायत में, और हमारी जो ये अर्बन बॉडीज है यहाँ पर। Which act as constituency, each ward elects one member to represent in the local body। यहाँ पर भी हर constituencies बोल दो, वैसे ही each ward से, हर वार्ड से क्या एक मेंबर को चूज किया जाता है जो आगे जाके लोकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आपको जो ये इलेक्शन थे हमारे, लोकसभा इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन एंड साथ ही साथ अर्बन और रूरल बॉडी के जो इलेक्शन है ये क्लियर हो गए होंगे कि किस टाइप से यहाँ पर जो इलेक्शन है वो कराए जाते हैं। और यहाँ पर कंस्टिट्यूएंसीज नहीं बोला जाता, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है वार्ड। देखिए, द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड्स that are like constituency। इनको भी बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तरह ही वार्ड को भी हम डिवाइड करते हैं। ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। हर वार्ड से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है जो अर्बन और विलेज में, गांव में और शहरों में दोनों जगह वो रिप्रेजेंट करता है। समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट्स फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिप्रेजेंट वन सीट इन द असेंबली। कभी कभी ये चीजें कैसी हो जाती है, समटाइम दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है आर काउंटेड, को काउंट किया जाता है एज अ सीट्स। हर बार हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं बोलते, हम सीट्स भी बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि लोकसभा के अंदर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तो क्या गलत होगा? और मैं अगर इसी चीज को ऐसे बोलूं कि लोकसभा के अंदर में 543 सीट्स है तो गलत है? नहीं, दोनों ही चीजें सेम है। तो कई बार हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज से भी बोल सकते हैं और कई बार हम उसी चीज को एज अ सीट्स भी बोल सकते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट करती है एक सीट को इन दी असेंबली, लोकसभा हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो। देखिए, नेक्स्ट है रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब देखिए रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है। अभी तक हमने सारी चीजें पढ़ी, लोकसभा के इलेक्शन पढ़ लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन पढ़ लिए। अब रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है। देखिए, रिजर्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स वर वरीड दैट इन एन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन सर्टेन वीकर सेक्शन may not stand a good chance to get election to the Lok Sabha and the state legislative assembly. If that happened, our parliament and assemblies would be deprived of the voice of a significant section of our population that would make our democracy less represent and less democratic. अब देखिए रिजर्व, सबसे पहले आप रिजर्वेशन का मीनिंग बताइए क्या होता है। रिजर्वेशन का मीनिंग होता है किसी भी चीज में कुछ % की छूट दे देना या फिर आरक्षण भी बोला जाता है। हमारी सोसाइटी का एक सेक्शन वीकर सेक्शन है जो इकोनॉमिकली एंड फिजिकली दोनों तरीके से वो थोड़ा सा वीक है। तो हमारी जो सोसाइटी के कुछ जो लोग थे, क्या वो उनको कभी भी अपने आगे इलेक्शन में स्टैंड लेने देंगे, खड़े होने देंगे क्या कभी? तो वो उनको कभी भी अपने आगे खड़े होने नहीं देंगे। तो ऐसे कंडीशन में तो ये फर्ज बनता है कि उन लोगों को भी एक स्टेप आगे बढ़ाकर एज वो भी इलेक्शन में खड़े हो सके, क्योंकि देखो सबकी कम्युनिटी होती है, सबका अपना सोशल ग्रुप है। तो हमारे जब सोशल ग्रुप वाले लोग इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, तो क्या जो वीकर सेक्शन है उनके लोग ये नहीं चाहते होंगे कि उनकी तरफ से भी कोई उनको रिप्रेजेंट करे? सभी चाहते हैं ना कि हमारी तरफ से भी कोई ऐसा पर्सन जाए जो कि हमारे बारे में सोचे, क्योंकि जो लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं वो सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं, अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने सोशल ग्रुप के बारे में सोचते हैं। तो जो वीकर सेक्शन है वो ये चाहता था कि हमारी तरफ से भी कोई जाए और हमें क्या करे, रिप्रेजेंट करे। तो इसलिए जो सोसाइटी का और जो वीकर ग्रुप है वो है हमारे SC और ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल
ट्राइब्स। तो ये लोग भी सोचते थे तो कोई पर्सन जाए और हमें क्या करे, रिप्रेजेंट करे। इसलिए जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मेक किया गया था तो उस टाइम पर कुछ ऐसे लॉ बनाए गए थे इन वीकर सेक्शन के लिए कि ये जो वीकर सेक्शन है इसको भी आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो जनरल लोग हैं वो कभी भी इनको आगे नहीं आने देंगे। अब ये खुद से नहीं आ सकते, वो लोग इनको आने नहीं देंगे, तो उन्होंने क्या करा, कुछ सीट्स इनके लिए रिजर्व कर दी कि वैसे ना आ सके बट अगर इनके लिए सीट्स रिजर्व होंगी कि इस सीट पर यही लोग आने चाहिए। एससी की सीट है तो एससी पर एससी ही खड़ा होगा। वोट तो देखो सब देंगे, ऐसा नहीं है कि एससी की सीट है तो वोट भी सिर्फ एससी ही देंगे, वोट तो सारे लोग देंगे, जितने भी सिटीजन है कंट्री में रहने वाले वोट सब देंगे। बट उस सीट पे एज अ लीडर जो खड़ा होगा, एज ए कैंडिडेट जो होगा वो एससी ही होगा। एसटी की सीट है तो एसटी ही होगा। तो जो वीकर सेक्शन है उसको अपग्रेड करने के लिए ये जो फॉर्मूला है रिजर्वेशन का ये अप्लाई किया गया था। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वरीड, जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन लोगों ने बनाया उनको बहुत ज्यादा टेंशन थी, दैट इन एन ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन, कि हमने देखो ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन स्टार्ट कर दिया है कि मतलब कोई भी इलेक्शन में एज ए कैंडिडेट स्टैंड ले सकता है, खड़ा हो सकता है, कोई भी इलेक्शन में कंपटीशन करे, जीत जाए। अब इस सिचुएशन में सर्टेन वीकर सेक्शन में नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्टेड टू दी लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो हमारी सोसाइटी का वीकर सेक्शन था उसको कभी भी मौका नहीं मिल रहा था आगे बढ़ने का, उसको कभी भी मौका नहीं मिल रहा था इलेक्शन में आगे बढ़ने का। वैसे तो ऑप्शन उनके, अपॉर्चुनिटी उनके पास भी उतनी ही थी, बट जो मैंने बताया ना फिजिकली एंड इकोनॉमिकली जो स्ट्रेंथ पावरफुल लोग हैं वो कभी उनको अपने आगे आने ही नहीं दे रहे थे। तो इसीलिए चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो, किसी में भी वो लोग एज ए इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए क्या स्टार्ट किया गया, इसीलिए रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज स्टार्ट की गई। इफ दैट हैपेंस आवर पार्लियामेंट एंड असेंबलीज वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ द वॉइस ऑफ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द ऑफ आवर पॉपुलेशन। तो जो इनकी पॉपुलेशन थी उनकी जो वॉइस थी वो ही रेज नहीं हो पा रही थी। ये लोग, वहां कोई जाता नहीं था तो उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता था, क्योंकि जब इन्हीं के लोग वहां पर नहीं होंगे तो उनके बारे में जो बात करने वाला है वो कौन होगा, कोई इनके बारे में बात भी नहीं करना चाहता था। That would make our democracy less representative and less democratic। तो ये किस टाइप की डेमोक्रेसी थी हमारी, जिसमें हमने एक सेक्शन को प्रॉपरली छोड़ रखा है। तो ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए, हमारे इसके रिप्रेजेंटेटिव के लिए दोनों चीजें सही नहीं थी। तो इसीलिए एक हमने छोटा सा चेंज किया और रिजर्वेशन स्टार्ट किया। रिजर्वेशन में सिर्फ इन लोगों के लिए कुछ परसेंट जो सीट्स थी उनको खाली छोड़ दिया गया कि इन सीट्स पर यही आएंगे। जो हमारे पास टोटल 543 सीट, टोटल जो हमारे पास में 543 सीट्स है, इसमें से कुछ सीट्स हमने किसको दे दी, एससी को दे दी, और कुछ सीट्स हमने एसटी को दे दी। देखिए, द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे इन्होंने एक अलग ही स्पेशल चीज सोची। इन्होंने एक स्पेशल जो सिस्टम था वो सोचा कि हम क्या करते हैं, जो ये वीकर सेक्शन है इसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ही क्या कर देते हैं, रिजर्व कर देते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे कौन आएगा, जो वीकर सेक्शन है वही आएगा। एससी की सीट से तो एससी ही आएगा, और अगर एसटी की सीट से तो एसटी ही आएगा। Some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste. Scheduled caste means SC and scheduled tribes means ST. In SC reserved constituency, only someone who belongs to the scheduled caste can stand for election. जो reserved constituencies है, SC की जो reserved constituencies है, उस पर scheduled caste के लोग ही stand कर सकते हैं election के टाइम पर। And similarly only those belong to the scheduled tribes, जो scheduled tribes से belong करते हैं वही लोग कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन में जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। देखिए, आप कुछ लोगों ने यहाँ क्या करा कि नहीं, हमको नहीं आने देंगे इलेक्शन के। देखो, उन्होंने कहा ठीक है भाई, इलेक्शन तुम लड़ो कुछ भी है, बट जो मेन लीडर बनेगा वो एससी या एसटी का ही होना चाहिए उन सीट्स पर। तो अब लोग क्या करते हैं, अब उनको भी मौका मिल गया। जो लोग एक टाइम पे उनको आने नहीं देना चाहते थे, अब वो खुद लोग उनको लेकर आते हैं कि भाई एससी की सीट्स है तो एक ऐसे पर्सन को खड़ा करेंगे जो क्या होगा, जो एससी या फिर एसटी होगा। रिजर्वेशन फॉर लोकसभा डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पर, जो रिजर्वेशन हुआ लोकसभा में या डिस्ट्रिक्ट पे या लोकल लेवल पर, अ फ्यू सीट्स इन लोकसभा आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। लोकसभा के इलेक्शन में कुछ सीट्स को रिजर्व रख दिया गया शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। दिस नंबर इज इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द
टोटल पॉपुलेशन। और ये भी के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि कहीं भी कितनी भी सीट्स दे दो, नहीं, ये भी वहां की जो पॉपुलेशन थी उसके अकॉर्डिंग जो उसका प्रोपोर्शन था वो फिक्स किया गया था कि कितनी पॉपुलेशन पे कितनी सीट्स मिलनी चाहिए, और जिस एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन है SC ST की वहां पर ज्यादा सीट्स दी गई। जैसे कि इन द ईयर 2012 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। 2012 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो SC के लिए जो सीट्स रिजर्व की गई थी वो कितने परसेंट हमारी 84 SC के लिए रिजर्व की गई है सीट्स, एंड 47 फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स, और 47 जो सीट्स हैं वो हमारे ST के लिए रिजर्व की गई है। SC के लिए 84 और ST के लिए 74 इन लोकसभा के अंडर में। देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं है, ये किसमें है, लोकसभा, और सिर्फ लोकसभा में ही है। ओके, thus the reserved seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group। और ये जो रिजर्व सीट है SC और ST की, ये किसी और के साथ शेयर नहीं की जा सकती, इनकी है तो इसमें इसी ग्रुप के लोग आएंगे, SC और ST ही आएंगे। ये नहीं किसी दूसरे सोशल ग्रुप के साथ शेयर कर दे कोई और आगे, नहीं, जिसके लिए है सिर्फ वही आएगा। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंड लेटर टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल में। फिर बाद में क्या किया गया है, ये जो रिजर्वेशन वाला सिस्टम था इसको और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पर भी, मतलब पंचायत हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, इनके लेवल तक भी इसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, स्टेट लेवल पर भी इसको बढ़ा दिया गया। इन मैनी स्टेट सीट्स इन रूरल पंचायत हो गया एंड अर्बन म्युनिसिपैलिटीज एंड कॉर्पोरेशन लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC एज वेल एज। और आज के टाइम में क्या ये जो लोकल बॉडीज है इनमें OBC के लिए भी कुछ सीट्स को आज के टाइम में रिजर्व कर दिया गया है। However, the proportion of seats reserved varies from state to state। और देखिए लोकसभा के अकॉर्डिंग तो सीट से फिक्स है, सॉरी 84 नहीं 80 है, 84, एक सेकेंड, ये 84 सीट्स SC के लिए है। ओके, तो ये लोकसभा के अकॉर्डिंग, लोकसभा के अंदर 84 सीट SC के लिए है और 47 सीट्स किसके लिए है, 47 जो सीट्स है ST के लिए है। तो ये लोकसभा के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिक्स है। बट अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में ये डेटा वेरी करता है, हर स्टेट टू स्टेट के अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे सीट्स होती रहती है, स्टेट का फिक्स नहीं है। बट लोकसभा के अकॉर्डिंग ये दोनों जो डेटा है ये फिक्स है, बट स्टेट टू स्टेट वेरीज करता है। सिमिलरली 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी फॉर द वुमेन कैंडिडेट। अब एक बात बताइए, हर एक वीकर सेक्शन की बात हो गई, यहाँ पर जनरल इलेक्शन तो सबके हो रहे हैं, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। हमें लगा भाई ये वीकर सेक्शन है, SC ST वीकर सेक्शन है, ये लोग खुद से नहीं आ रहे तो इनको हमें रिजर्व सीट देनी चाहिए ताकि ये भी लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, इलेक्शन में स्टैंड ले सकें। अब बात आई फीमेल की, विमेंस की, भाई विमेंस भी तो है, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। फिर लोगों ने वॉइस रेज करी एंड आफ्टर दैट वुमेन्स को भी जो 1/3 पार्ट है वो इलेक्शन में दिया गया कि लोकल बॉडी हो, लोकसभा हो, हर जगह इनको भी जो 1/3 पार्ट है वो दिया गया कि विमेन्स भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। जो 1/3 सीट होंगी वो विमेन्स के लिए भी रिजर्व है। ओके, 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व है, 1/3 सीट्स जो हमारी विमेन्स है उनके लिए भी रिजर्व की गई थी। तो आई होप ये जो रिजर्वेशन है लोकसभा में ये आपको पूरे अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ये देखिए जो हमारे पास टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो कितनी है, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे पास 543। कितनी है टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारे पास 543। ये आप पूरी कंट्री को देखो, ये जो कंट्री में आप बीच बीच में ये लाइनें देख रहे हो ना, ये जो ये लाइनें देख रहे हो ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है, इस टाइप से एक ये है, ये जो सारी आप लाइनें देख रहे हो ये क्या है, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो पूरे में ये कितने पार्ट में डिवाइड है, 543। तो उसमें जो जर्नल है, जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हो ना, रेड ग्रीन तो है और जो व्हाइट दिख रहा है ये पूरे के पूरे जर्नल इलेक्शन वाली जगह है। यहाँ पर क्या कौन सा इलेक्शन होता है, जर्नल इलेक्शन होता है। और रिजर्व SC के लिए जो रिजर्व है, ये जो रेड कलर का आप देख रहे होगे, ये जो आप रेड कलर का देख रहे हो ये क्या है, ये वो सीट्स है जो SC के लिए रिजर्व की गई है, 84 सीट्स। ठीक है, 84 सीट्स किसके लिए रिजर्व की गई है, SC के लिए। और ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हो, ये जो ग्रीन कलर का देख रहे हो ना, ये वो सीट्स है जो ST के लिए रिजर्व की गई है। किसके लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो रिजर्व की गई है, ये वो वाला प्रोपोर्शन है।
ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ये जो सीट्स है इनको रिजर्व किया गया है। ओके तो 543 सीट्स में से 412 जो सीट्स है वो जर्नल के लिए है, और जो एससी के लिए 84 है, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स है। और इसमें जो 1/3 सीट्स है वो कभी भी कहीं भी आ सकती हैं, वो किसके लिए है, वो फीमेल के लिए है। ओके सुनिए, ठीक है, तो ये सारी जो सीट्स है ये रिजर्वेशन आपको मैंने बता दिया। आई होप आपको रिजर्वेशन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो बाकी का टॉपिक है हम उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमने आज की क्लास में क्या क्या स्टडी किया, हमने रिजर्वेशन को पढ़ा, क्लियर हो गया ना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी आप कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि मैम ये यहाँ पॉइंट समझ नहीं आया या फिर यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी। ओके एंड नहीं हमने क्या क्या पढ़ा, रिजर्वेशन को क्लियर करा हमने, लोकसभा इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली जो प्रोसेस होती है इलेक्शन की, उस प्रोसेस को कंप्लीट किया। इसके जो आगे के बाकी टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ।